ओके तो हेलो दिस इज संप्रीत भैया फिजिक्स फैकल्टी एंड फाउंडर ऑफ डोपामिन ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर एक अच्छा सा डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड, बेसिक से एडवांस तक एकदम। अगर आप ज़ीरो पे खड़े हो तो आप हीरो बना देंगे आपको, अगर आप लेक्चर को पूरे स्किप ना करके धीरे धीरे से 2x पे ना देके देख लिए हो। तो चलो इसी सिंपल पेंडुलम मैं पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये पार्ट है एस एच एम नाम का एक चैप्टर, मतलब वो ऑसिलेशन का एक पार्ट है। ऑसिलेशन का अगर रेस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन होता है और एन इक्वल्स टू 1 होता है, तब वो एस एच एम कहलाता है। और एक पेंडुलम वो एस एच एम करता है जब उसका थीटा 4 डिग्री। सारी चीज़ आपको मैं लिख कर बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एस एच एम का एक पार्ट है, उसका एक पार्ट सिंपल पेंडुलम है। अगर आप लोग जेई नीट किसी भी तैयारी कर रहे हो या सिर्फ पेंडुलम के बारे में जानना चाहते हो, या आप किसी स्कूल का किसी स्टेट बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो जहाँ पे पेंडुलम के बारे में स्टडीज़ हैं, कोई भी चैप्टर में वर्क पर एनर्जी भी हो सकता है, ऑसिलेशन एस एच एम में भी हो सकता है, तब ये वीडियो को आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर्ड हैं। तो डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L/G है, वो आया कैसे। हाँ, तो भाई देखो, पहले एक पेंडुलम बना लेते हैं। ये मानो उसका एल लेंथ का धागा है और ये उसका बॉब है, ठीक है। ये धागा, ये मतलब डेटा लेके चलना शुरू से। हाँ हाँ चलो, ये एम मास का बॉब है और ये एल लेंथ का धागा है। मैंने क्या किया, इसको हल्का सा मैंने डिस्प्लेस किया। कितना एंगल से, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। क्या किया मैंने, इसको डिस्प्लेस किया, बस एक छोटा सा एंगल, ज़्यादा बड़ा थीटा नहीं, छोटा थीटा, ये वाला थीटा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो थीटा है ये नियर अबाउट 4 डिग्री होना चाहिए फॉर एस एच एम, वरना आप इसका टाइम पीरियड नॉर्मल तरीके से निकाल नहीं पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेंडुलम का मूवमेंट है ये एंगुलर एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने इसको थीटा से इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब देखो, ये जो थ्रेड है, मैं आपको कुछ कुछ एजम्पशंस भी आपको बताता हूँ। जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड है, इसका मास 0, मतलब मासलेस थ्रेड है, ठीक है। अब देखो, रोटेशन का एक कंसेप्ट टॉर्क है ना, रोटेशनल मोशन का एक कंसेप्ट जो कि है टॉर्क। तो भाई ये देखो, इसका टॉर्क आप लोग निकाल सकते हो। ये जो ऐसे घूमा थीटा से, जो इसका रेस्टोरिंग जो टॉर्क होगा वो किससे बराबर होगा, एम जी साइन थीटा एल के बराबर होगा। भैया पूछो एम जी साइन थीटा आया कहाँ से। देख भाई, बहुत सिंपल है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया। इधर इसका टेंशन लग रहा होगा धागे की वजह से, इसका नीचे एम जी लग रहा होगा। ये लॉज ऑफ मोशन से आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं क्या करता हूँ, एम जी को रेजोल्यूट कर देता हूँ, है ना। 1 मिनट, गलती हो गई, हाँ, इसको रेजोल्यूशन कर देता हूँ। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं एक्स और वाई एक्सिस में रेजोल्यूशन कर दिया, तो ये आएगा एम जी कॉस थीटा और इस साइड आएगा एम जी साइन थीटा। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। ये एम स्मॉल होगा, ठीक है। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, सिंस थीटा स्मॉल नहीं वेरी स्मॉल है, ये मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा या किसी भी फंक्शन इज़ नियर अबाउट टू थीटा। तो अब फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क रेस्टोरिंग को माइनस एम जी
इंटू थीटा इंटू एल, है ना। अब क्योंकि ये एंगुलर एसएचएम है, आपको कंडीशन ये पता होना चाहिए। टॉर्क रिस्टोरिंग को आप इस चीज़ से इक्वेट कर सकते हो, जो कि है माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टॉर्क रिस्टोरिंग, और उसका डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एम जी एल इंटू थीटा। ठीक है, अगर ये लीनियर एसएचएम होता तो ये आई ओमेगा स्क्वायर थीटा ना होके एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता, है ना। ये कुछ नहीं, रेस्टोरिंग फोर्स है, उसके साथ हम लोग टॉर्क को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इक्वेट कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ से माइनस माइनस चले जाता है, तो देखो टाइम पीरियड आपको ओमेगा से मिलने वाला है, तो ओमेगा थीटा थीटा भी यहाँ पे चले जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर एम जी एल बाई आई। अब आई क्या है भैया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई। ठीक है, तो यहाँ पे आई आपको वो तो पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला एम आई स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ एम आई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एम आई मतलब उसके एम के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इसका एक्सिस ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको रूट ओवर एम जी एल बाई एम एल का स्क्वायर, तो एम एम गया, एल और एल गया। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इसको इक्वेट कर रहे हैं, इधर इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू के इस पार है जी बाई एल। यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2 पाई को उधर ले जाके रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, रूट ओवर जी बाई एल। होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अगर डेरिवेशन समझ में भी नहीं आया तो उसका एप्लीकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डेरिवेशन तो पूछते हैं नहीं, उसका एप्लीकेशन ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने डिराइव किया, इसका जो मतलब चीज़ है, इसको प्रॉपरली पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। देखो यार टाइम पीरियड का उस वो लेके चलते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल। अब सिर्फ एल मत लिखना, एल इफेक्टिव बाई जी इफेक्टिव, आपको सारी चीज़ें सारी टर्म्स मैं आपको इधर समझाऊंगा। तो एल इफेक्टिव है आपका लेंथ फ्रॉम द हिंज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। अब भैया सेंटर ऑफ मास है क्या, जहाँ से एम जी नीचे लगा रहा है, मतलब मानो ये आपका बॉब है, इसका बीच से, ये रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, लेकिन जिसका भी उसका बीच से सिमेट्रिकल पॉइंट से नीचे तक जो एम जी लगेगा वही आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो भाई ये एल इफेक्टिव क्या समझाता है, लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम हिंज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। अब बहुत सारे बुक्स बहुत सारी जगह में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेकिन वो गलत है, गलत नहीं, इनकम्प्लीट है। क्योंकि अब कुछ एक सवाल ऐसा है जेईई एडवांस का, उसमें आपको समझ आएगा कि सिर्फ अगर लेंथ ऑफ द थ्रेड लेते तो सवाल गलत था, ठीक है। लेकिन हम लोग को हमेशा सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिंज तक का लेंथ लेना है, इसलिए उसका नाम इफेक्टिव है। जी इफेक्टिव मतलब वही सेम केस, अलग अलग कंडीशंस पे जो जी आएगा, इसका बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे वेरिएशंस है, वो मैं लास्ट में समराइज करके दे दूंगा, वो लोग सवाल के थ्रू से हम लोग जी इफेक्टिव का
वेरिएशंस सीखेंगे। तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, एट एनी कंडीशन जी इफेक्टिव टू बी कैलकुलेटेड, मतलब जिस जहाँ पे भी वो दिया हुआ रहेगा। जी अर्थ का मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है, मतलब होता तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हम लोग उसको अप्रॉक्स करके 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। और इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ, जी इंटू मास ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े होंगे 9th या 11वीं में, बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई ये 2 पाई, अब क्या है 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14, यही किसका है, यही पाई का वैल्यू है। इसको आप ये ना लेके 22/7 भी लिख सकते हो। और ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है पेंडुलम का। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से सीखना पड़ेगा, जो कि है थीटा हमेशा 4 डिग्री स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम लोग साइन थीटा को बराबर थीटा के बराबर नहीं ले पाते, राइट। फिर अगर मतलब इसके लिए एस एच एम होगा, अगर थीटा लार्ज है, थीटा अगर लार्ज है, बस कुछ बुलेटिन सबको दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, तो ये ऑसिलेशन होगा, एस एच एम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला एस एच एम वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, वो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 1 वो वाला, एक्स टू दी पावर एन और एन इक्वल्स टू 1 वो वाला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर टाइम पीरियड 0 आए, इसका मतलब वेरी फास्ट ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, है ना। और अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी आए तो कोई ऑसिलेशन ही नहीं होगा। बस ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना भी वेरिएशंस हैं इस पेंडुलम के केसेस में, जितने भी वेरिएशंस हैं, उन सारे के सारे वेरिएशंस को हम लोग थ्रू ईच एंड एवरी केस को हम लोग एक न्यूमेरिकल पैटर्न में उसको समझेंगे, फिर उससे फार्मूलाज निकालेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मूला रट के बैठे होते हैं, और जब कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं तब कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। चलो, आप लोग क्या करना, स्क्रीन को पॉज करना, फिर सवाल लगाना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल पेंडुलम है जिसका एल लेंथ है, एक बॉब है, ये एम मास का है, इसका टाइम पीरियड है 5 सेकेंड। और एक पेंडुलम है जिसका 12 लेंथ है, उसका बॉब का मास है 4m, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब देखो ये दो, मतलब इस टाइम पीरियड को इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं इसको T0 ले लेता हूँ। ठीक है, T0 ले लेता हूँ, इसका मतलब इनिशियल टाइम पीरियड। तो T0 क्या आएगा, 2 पाई रूट ओवर एल इफेक्टिव तो एल ही है, बाई जी ऐसे ही रख दो, ये है 5 सेकेंड, है ना। अब T क्या है, 2 पाई रूट ओवर लेंथ क्या है मेरे भाई, लेंथ है 2L, है ना, बाई जी। ये कितना होगा T0 के रेस्पेक्ट में, राइट। अब देखो मास जो 4m है, इस 4m की वजह से कुछ भी चेंज नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो एक पॉइंट अब इधर ऐड कर लो, और ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ सवाल में से है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन
मास ऑफ बॉब, है ना। अब रिलेशन आपको देखकर पता चल रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करेगा, लेंथ टेम्परेचर बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव। मैं आपको बहुत अच्छे से सिमुलेशन से इसको समझाऊंगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव, इसको मैं पूरा सिमुलेशन से आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो क्या करते हो, इसको इसका रेशियो ले लो, ठीक है, क्योंकि टी को टी नॉट के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो टी बाई टी नॉट अगर हम लोग कर रहे हैं, टी बाई टी नॉट, तो टू पाई कैंसिल हो जाता है, जी जी कैंसिल हो जाता है, एल एल कैंसिल हो जाता है, बच जाता है √2, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन, मैंने स्टेप जंप करा तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, टी आ जाता है √2 इंटू टी नॉट, राइट। अब टी नॉट क्या था, 5 सेकेंड, तो 5√2 सेकेंड्स आपका आ जाता है न्यू टाइम पीरियड, ठीक है। चलो अब बारी है सिमुलेशन की। देखो सिमुलेशन, मैंने 2 चीज़ कही थी कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड। अब भाई चलो एक स्टॉप वॉच लगा देते हैं। अब अभी इसका मास है, देख पा रहे हो आप लोग, 1 kg का मास है, ठीक है, आपका स्क्रीन का राइट कॉर्नर पे। तो 1 kg का मास में मैं 10 ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड काउंट कर रहा हूँ। कितना से डिस्प्लेस करना है, 4 से डिस्प्लेस करना है। 4 से कर देते हैं, ये रहा करा स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 सेकेंड का टाइम आया, ठीक है। अब इसका मास को मैं बढ़ा दिया, 1.5 kg कर दिया, ठीक है। देखो 8 सेकेंड आए, इसको याद रखना, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं हम लोग, पर क्लोज आना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 7.93, मतलब 8 के करीब, क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं तो एग्जैक्ट टाइम में मैं उसको पॉज नहीं कर पा रहा। अब एक चीज़ देखना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देख आप लोग ने देख लिया कि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था कि टाइम पीरियड लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √लेंथ के ऊपर। मतलब अगर लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो लेंथ को मैंने बढ़ा दिया। अच्छा पहले नॉर्मल रखते हैं। जो इनिशियल टाइम पीरियड हम लोग का 8 आया था, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, 8 आया था 10 ऑसिलेशन के लिए। आप मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 4 से करा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 के करीब आया लेंथ बढ़ाने के बाद। मतलब वही इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √लेंथ, ठीक है। फिर से अब आता है ग्रेविटी। नॉर्मल अर्थ का कंडीशन में ग्रेविटी क्या था, 9.8 था या 10 था, जिसके हम लोग टाइम पीरियड निकाले थे 8 सेकेंड का, राइट। अब ग्रेविटी को मैं बढ़ा देता हूँ, मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा 10 ऑसिलेशन, राइट। तो 4 से कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 5 सेकंड में हो गया। अब ऐसे भी देख रहे होंगे सिमुलेशन में कि जल्दी जल्दी ऑसिलेट करा, है ना। ये बहुत जल्दी ऑसिलेट करा। तो यहाँ से होप आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये सेटिस्फाई आपका हो गया, ठीक है। अच्छा डेटा वाइज जो सिंपल पेंडुलम का डेटा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टाइम पीरियड होता है नॉर्मल सिंपल पेंडुलम के लिए 1 सेकेंड का होता है, और इसका लेंथ होता है 1 मीटर का, और फ्रीक्वेंसी इसका होता है
हर्ट्स और जी जैसा कि आपको मैंने बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। ये किसके लिए होता है? ये एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ के लिए होता है, सिर्फ सिंपल पेंडुलम के लिए। हाँ, इसको याद रखना, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं ये स्कूल में। ठीक है, ये वाला सवाल। इसके बाद ये क्या पूछ रहा है? थ्रेड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कट into 1:3 रेशियो। द लार्ज पार्ट ऑफ द थ्रेड इज जॉइंट, ये थ्रेड होगा, इज जॉइंट टू मास m। फाइंड टी न्यू इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। मतलब मेरे भाई, एक धागा था, एक पेंडुलम था, उसका एक धागा को क्या करा हमने? 1:3 रेशियो में काट दिया। वो जो बड़ा वाला पोर्शन था उसको हमने क्या किया? मास m से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों हिस्सों को कॉमन रेशियो l लेके 1l और 3l लिख लेते हैं। राइट, अब तो टोटल इसका क्या आ गया? 4l लेंथ का ये मास था। राइट, तो जो इसका इनिशियल टी नॉट था वो क्या था? 2π√L/g, है ना, जो आपका इसका इनिशियल जो उसका लेंथ था। तो अच्छा, इसको एक काम करते हैं, कॉमन रेशियो में तो लिया, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर L लेते हैं तो इसको 4L लेना पड़ेगा फिर। तो एक काम करते हैं, इसको बाई 4 कर दो। ठीक है, मतलब समझ में आया होगा आपको। ये दोनों को ऐड करो, देखो ये रेशियो आएगा। ऐड बोल रहा हूँ, रेशियो लो। क्यों मैंने बाई 4 करा? क्योंकि अगर सिर्फ 1L और 3L लेते तो इसको 4L करना पड़ता, कैलकुलेशन गंदी हो जाती थोड़ी, इसलिए ऐसा लिया। तो टी डैश फिर क्या आ जाएगा? ये इनिशियल, जो इनिशियल केस में था, अगर लेंथ L का था, इसको हम लोगों ने 1:3 में डिवाइड किया। 1:3 में डिवाइड करने के बाद क्या था? 1L और 1L/4 और 3L/4 आया। तो टी डैश क्या आ जाएगा? अगर बड़ा वाला, मतलब ये वाला, ये बड़ा है, दिख ही रहा होगा, ये बिगर है, इसको हम लोग मास m से ज्वाइन कर दिया, तो 2π√, इधर क्या है? L 3L/4 है और नीचे g। तो टी डैश निकालना है टी नॉट के टर्म्स में। अब देख कर ही आपको पता तो चल रहा होगा, 2π गया, L/g गया। तो टी डैश और टी नॉट का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो ये √3/4 आता है। और टी डैश अगर सिर्फ हम लोग निकाल रहे हैं तो ये √3/2 टी नॉट आ जाता है। √4 को बाहर निकाल लो, है ना। तो ये रहा आपका आंसर। ये अभी आसान है, अभी धीरे धीरे हम लोग लेवल ऊपर करेंगे। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन मैं अभी बना देता हूँ। मानो इस केस में, पहला वाला जो केस है, इसमें ये जो पूरा सिस्टम है, लिफ्ट के अंदर मानो बंद है पेंडुलम, ऊपर ए से जा रहा है और इसमें ए से नीचे जा रहा है। अब आपको इधर जी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। मेरे भाई फट से बता दो जी इफेक्टिव, जो लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हो। अगर ऊपर जा रहे हैं, मानो आप लिफ्ट में खड़े हो, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है आप ज़्यादा भारी महसूस करोगे, राइट। तो जी इफेक्टिव जी प्लस है। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट, इसमें तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा ना। इस पर जो जी इफेक्टिव लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। मतलब एक आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जिस तरफ सिस्टम जिस तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, वो इनर्शियल फ्रेम में, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा डायरेक्शन में लो। मतलब सिस्टम ए से ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का जब अलग से फ्री बॉडी लगाओगे तो उसको नीचे बना दो। नीचे ए जा रहा है तो नीचे अगर ए जा रहा है तो इसके साथ ऑटोमेटिक जी लग ही रहा होगा, तो A+G देखो, A+G। बस छोटा सा एक ट्रिक, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड अब फट से जस्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो, और क्या करना है। T = 2π√L/g इफेक्टिव, मतलब G+A। अब देखो इसमें नीचे जा रहा है, मतलब कि इधर जी इफेक्टिव
जी माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई, अगर हम लोग जी को बड़ा कंसिडर कर रहे हैं तो मतलब 10 से कम होगा अगर ये, तो इसलिए जी माइनस है एल बाई जी माइनस है, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। अगला केस, अब मानो इस केस में ये नीचे गिर रहा है ए से, लेकिन ए जी के बराबर है, और इस केस में इधर जा रहा है ए से, ठीक है। तो भाई इसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो मतलब देखो फ्री फॉल आप लोग पढ़े होंगे मोशन एंड बॉन्डिंग में। मानो इस डब्बे को मैंने इधर से छोड़ दिया तो ये जी गेन कर लेगा, है ना। तो जी अगर गेन कर लेगा तो जी माइनस जी तो ज़ीरो हो जाएगा फ्री फॉल, इसलिए तो फ्री फॉल कंडीशन में बॉडी वेटलेस फील होता है, राइट। मैंने क्या बोला था, जिस तरफ डायरेक्शन एक्सेलरेशन का उसका उल्टा साइड लगाओ, उसका उल्टा साइड लगाया जी, और इधर तो नॉर्मली अर्थ खींच रहा था वो तो जी लगेगा ही लगेगा, तो जी जी कट गया, मतलब जी माइनस जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो भाई इधर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई√L/G, मतलब ये जी अगर ज़ीरो है तो ये इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने क्या कहा था, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। फ्री फॉल में आप छोड़ के देखना पेंडुलम हिलेगा ही नहीं। चलो भाई इस केस में क्या, राइट साइड की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर राइट साइड की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है तो मेरे भाई इस पेंडुलम कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और ये थीटा इधर चले जाएगा। अगर जो लोग पढ़ के आए हो उन लोग को रेजोल्यूशन अच्छे से पता होगा, नीचे जी लग रहा होगा और इधर ए मतलब उसका उल्टा साइड लगाना था, मैंने ट्रिक बताया था, तो इधर ए है ना। तो नेट किधर होगा, नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव किधर होगा, इधर होगा। तो इधर अगर जी इफेक्टिव है तो रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, A² प्लस G², है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो T इज इक्वल्स टू 2π√L/√A² प्लस G², ये आपका आ जाएगा। अगला केस मेरे भाई, लॉज ऑफ मोशन से बहुत सारे सवाल इधर कनेक्ट होंगे। ये क्या है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, वो स्मूथ है, म्यू मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, कोई फ्रिक्शन इधर है नहीं तो ये स्मूथ है। और ये जो डब्बा है इसको इधर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद इसका एक्सेलरेशन आ रहा है A=G sin θ, मतलब इस एक्सेलरेशन के इसको छोड़ा है। तो इनिशियली अगर इसको इधर छोड़ दिया है तो पहले बॉब के ऊपर, जो इसका बॉब है ना, इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, जिस तरफ जी साइन थीटा से मतलब सिस्टम जिस तरफ जाएगा इनर्शियल फ्रेम में, उसका उल्टा तरफ बनाना है, तो इधर बन जाएगा जी साइन थीटा, है ना। और इंक्लाइन प्लेन के वजह से जो लोग फोर्स वाला लेक्चर देख के आए हैं, इधर भी जी साइन थीटा लगता है मेरे भाई। देख इधर क्या लगता है, एक डब्बा रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे, इधर जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल इक्वल्स टू ये फोर्स वाला किया तो देख एम जी साइन थीटा जी साइन थीटा तेरा एक्सेलरेशन एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ये तेरा जी साइन थीटा आ जाता है, तो इस साइड जी साइन थीटा लगेगा। होप आपको समझ में आया होगा। तो देख जी साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला तो हम लोगों ने बनाया है ही नहीं, नीचे वाला है जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एम जी कॉस थीटा था तो एम हट जाने के बाद एक्सेलरेशन वही जी कॉस थीटा, नीचे तो एम जी लग रहा होगा, तो इसको तो हम लोग रेजोल्यूशन कर ही लिया। ये एम जी को तो हम लोग इसमें और इसमें कराया ना, तो ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, यही तरह जी इफेक्टिव है इस केस में, है ना। तो
टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी कॉस थीटा, है ना। ये हमारे इफेक्टिव टाइम पीरियड आ गया। और ये लास्ट है मैकेनिक्स का पार्ट, ये वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का है। इस केस में देखते हैं, इस केस के लिए इसको करने के लिए आप लोगों को रोटेशन का एटलीस्ट बेसिक्स भी पता होना चाहिए। रोटेशन और सर्कुलर मोशन का, रोटेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन तो पता होना चाहिए भाई। देखो, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो साइज़ है ना, ये डी से बहुत ज़्यादा छोटा है, वरना इसका रेडियस लेना पड़ता तो डी चेंज हो जाता ना। देखो भाई, ये अगर ऐसे घूम रहा है, अब जस्ट विजुअलाइज करो, इस एक्सिस पे इसको हम लोग घुमा रहे हैं, गोल 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 गोल। तो 3D नहीं है वरना दिखाते हैं, मतलब ऐसे गोल 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 इसको घुमा रहे हैं, है ना। तो घुमा अगर रहे हैं तो इसका बॉब कुछ इस तरफ डायरेक्ट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, फोर्स के वजह से, राइट। तो भाई सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था, बाहर की साइड जब एक्सीलरेशन लगता है वो r ओमेगा स्क्वायर है, हाँ या ना। यहाँ पे r आपका क्या है, यहाँ पे r आपका d है। अरे भाई क्यों, इसको सेंटर मान, इसको एक्सिस या सेंटर मान, इसका गोल गोल घूमेगा, है ना, तो इसका d तो इसका r हो जाएगा। इसको इसका साइज़ इसलिए छोटा बताया, लेकिन क्योंकि जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r के साथ इसका भी लेंथ लेना पड़ता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, एडवांस में आया था, इसलिए इसको छोटा माना है हम लोगों ने। डी ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा, मतलब r ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको डी वी स्क्वायर बाई, मतलब ओमेगा स्क्वायर को आप लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, ये फोर्स के लिए होगा, इसके इक्वल टू नहीं, ये फोर्स के लिए होगा, ठीक है। तो ये अभी यही चाहिए, इससे काम चल जाएगा। नीचे क्या लगता है भाई, जी लगेगा, सिर्फ एक्सीलरेशन में लिख रहा हूँ, हाँ फोर्स नहीं लिख रहा। फोर्स लिखता तो इधर mr ओमेगा स्क्वायर हो जाता, mg हो जाता। तो फिर सीधी सी बात, a नेट इधर लग जाएगा, या फिर g इफेक्टिव, है ना। तो मैं a नेट से लिख रहा हूँ, a नेट ये हो जाएगा। सेम स्यूडो वाला केस, वही वाला, जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब सॉरी ओमेगा टू द पावर 4, है ना। अच्छा, तो टाइम पीरियड इधर 2 पाई रूट ओवर L बाई ए नेट। अब ए नेट का वैल्यू आपको इधर बिठा लेना है, तब पूरा आपका आ जाएगा। और इसके साथ मैकेनिक्स का जो पार्ट है, पेंडुलम विथ मैकेनिक्स, वो है होता है ख़त्म। इस केस में ऐसा हो गया, घूम रहा था। इंक्लाइंड प्लेन के केस में कोची कॉस थीटा हो गया, सारी चीज़ें लोग रटते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपको ऐसे बताया कि आप लोग ईजिली, मतलब फंडामेंटल तरीके से करोगे तो सही रहता है। चीज़ें रटने से बेहतर है फंडामेंटल से करो तो बेहतर होता है। फिर रटोगे, किसी गलत रट लिया या याद नहीं आया तो सवाल ही नहीं उतरेगा, है ना। इस केस में सारे ये एरोज देखने हैं, या फिर सेंटेंस क्वेश्चन होगा तो सेंटेंस अच्छे से पढ़ने हैं, कौन सा तरफ जा रहा है, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, सबका कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। मैकेनिक्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म। अब फ्लूइड मैकेनिक्स, अब क्या किया, ये पेंडुलम को मैंने इधर डुबा दिया, समझो भाई, पानी में। ये इसका मास है m, इसका लेंथ है l। इसको मैंने क्या करा, इसको पानी में डुबा दिया, और इसका जो डेंसिटी है वो है डेल्टा, और पानी का जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक है। तीनों केसेस लेते हैं, 3 केसेस लेंगे हम लोग। पहला, जब डुबाने के बाद ये जो बॉब का डेंसिटी होगा
वो पानी का डेंसिटी से ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा भारी होगा। अब इस केस में जी इफेक्टिव आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, नहीं भी पता है तो अभी बस इसको याद रख लो, बाद में जाके देख लेना इसका डेरिवेशन ये कैसे निकाला गया है। जी इंटू 1 माइनस रो बाई डेल्टा। ठीक है, एक केस मैं इसे वापस आऊँगा, और रो ग्रेटर देन डेल्टा, तो इस केस का जी इफेक्टिव जी इंटू 1 माइनस, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, रो बाई डेल्टा माइनस 1। ठीक है, अब दिमाग लगाना भाई, जिस पानी में हम लोग डुबा रहे हैं वो पानी से हल्का अगर आपका बॉब है, क्या वो नीचे जाके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा? नहीं, बॉब क्या हो जाएगा, धागा की वजह से उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ऑसिलेट करेगा। इसी केस को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड पेंडुलम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ रफ डायग्राम से, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, नीचे लगा होगा पेंडुलम, ऐसे ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, जी इफेक्टिव आपको मिल ही गया है, तो फटाफट से टाइम पीरियड लिख लो इधर। t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी इंटू 1 माइनस रो बाई डेल्टा, है ना। इस केस में t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी इंटू रो बाई डेल्टा माइनस 1। अब इसका जब वैल्यू दिए हुए रहेंगे तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक सा फंडा आपको इधर समझ में आना चाहिए। तो चलो भाई एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो सेंटेंस वेंटेंस में लिख रहा हूँ, पेंडुलम इज डीप इनटू अ फ्लूइड, ये वो। मानो ये जो रो है ये बॉब का डेंसिटी है और फ्लूइड का डेंसिटी है 3 रो। ठीक है, फ्लूइड का डेंसिटी है 3 रो। आपको इधर साफ साफ एक चीज़ दिख रहा होगा कि बॉब का डेंसिटी फ्लूइड से कम है, ये नो। तो ये इन्वर्टेड पेंडुलम का केस होगा, पर वो मैटर नहीं करते। जी इफेक्टिव पहले निकाल लो। जी इफेक्टिव क्या जाएगा, जी इंटू फ्लूइड का डेंसिटी बाय बॉब का डेंसिटी माइनस 1, 2g आ जाएगा। जी इफेक्टिव 2g आ जाता है आपका। तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर L बाई 2g। ठीक है, ऐसे आपको सवाल करना है। इसमें जब वैल्यूज़ एक्यूरेट रहेंगे, मतलब 1 2 न्यूमेरिक्स में रहेंगे, तब भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है, चलो, ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है यार, मतलब क्लास है, इस प्रॉब्लम का एक क्लास है यार। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बस फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर होगा किसी बच्चे का, तो वो ये आराम से कर लेगा। आराम से मतलब आराम से, ये एक स्टार तो डिज़र्व करता है यार। ठीक है, देखो भाई, कुछ कैलकुलेशन नहीं चाहिए। देखो कौन सा साल में आया था, 2005 में जेईई एडवांस में आया था और एआई ट्रिपल ई में भी आया था। ठीक है, देख, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्पेरिकल हॉलो बॉल फिल्ड विथ वाटर। भाई ये जो पेंडुलम है, बॉब है, इसको पानी से हम लोगों ने फिल कर दिया। अ प्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉब गेट्स सडनली अनप्लग्ड।
नीचे एक होल टाइप का था, वो होल खुल गया, मतलब पानी अब बाहर निकलेगा। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज कमिंग आउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या ऑसिलेशन होगा वुड। भाई ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल सी मार्क करके आएंगे, लेकिन सी मेरे भाई गलत है, क्योंकि मैंने बोला था मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो पानी निकलने दो, मास तो उसमें क्या ही नहीं भाई, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, पर सेंटर ऑफ मास, लेंथ पे तो डिपेंड करेगा। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम बनाया था भाई। देख, मैं बॉब को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए। देखो इसका चार 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 डायग्राम ले लेता हूँ कि आपको समझ आए, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। देखो यार, पहले बॉब पूरा भरा था, ठीक है, और इधर से निकल रहा था, पूरा भरा था। इस केस में क्या था, इस केस में ये एल का था, और मास तो ठीक है, छोड़ दो, मास अभी लेना है अभी, क्योंकि फ्लूइड है, मास लेना मतलब नहीं ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से इसका एल कैलकुलेट होता, यस और नो, है ना। अब फिर से एल इफेक्टिव इधर लगाता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, कुछ पानी निकल के मानो यहाँ तक आ गया होगा, है ना, तो मेरे भाई ये खाली हो जाता है, पर सेंटर ऑफ मास तो इसका थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेगा, ये स्पेरिकली इसके बीच में सेंटर ऑफ मास था, इसलिए बोला है ये वाला जो टर्म है ना, ये हॉलो, ये सब कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर हॉलो नहीं होता तो पानी नहीं भरता और सॉलिड रहता, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेगा, राइट। तो भाई एल इफेक्टिव तो थोड़ा सा बढ़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COM शिफ्ट्स बिलो, इसके लिए क्या हो जाता है, एल इफेक्टिव बढ़ जाता है ना। इस केस में देख और नीचे आ गया, इसमें तो और बढ़ जाएगा, तो ये आपको समझ में आया होगा, पैटर्न समझ लो। अब यहाँ तक बहुत लोग आके भी एक गलती कर देते हैं, अगर ऑप्शन में रहता है तो ये देखो, एल इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एल इफेक्टिव, मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे यह तो डेटा इंसफिशिएंट को बहुत कम लोग मार्क कर रहे थे, अगर सिर्फ इंक्रीजेस का वैल्यू था वो इंक्रीजेस दबा के आ जाते हैं। पर ट्विस्ट लास्ट केस में जब ये खाली हो जाता है, फिर से तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा ना भाई, समझ, ये पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया, सब कुछ बाहर निकल गया। निकलने के बाद फिर से ये एक हॉलो है, इस हॉलो का जितना भी नेग्लिजिबल मास या मास कुछ भी है, तो फिर से उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, क्योंकि मास तो सारा निकल गया बाहर। तो फिर से वही एल वापस आ जाएगा। मतलब क्या, टाइम पीरियड पहले बढ़ा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये आपका आंसर आ गया इधर, कोई बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। ये सवाल मतलब बहुत अच्छा, मतलब जो लोग बनाया था उसका एप्टीट्यूड बहुत सही रहेगा ना, और जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो बहुत टेक्निकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके लिए बस प्योर हार्डकोर थ्योरी की ज़रूरत है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जे एडवांस ने एक सवाल आपको पूछ लिया। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जो लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इधर ही आपको बता देता हूँ, एकदम बेसिक है दोनों पॉइंट। टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब स्लो, पेंडुलम धीरे चलेगा। टाइम पीरियड कम मतलब पेंडुलम फास्ट। स्लो मतलब
टाइम पीरियड, टाइम खोएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। फास्ट मतलब टाइम गेन करेगा, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने बता दिया इधर, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। चलो अब इस वेरिएशन में हम लोग आते हैं। क्या है? थर्मल एक्सपेंशन का वेरिएशन। एक बात तो यहाँ से क्लियर है, अगर हीट ज़्यादा हो, मतलब आप किसी को गर्म कर रहे हो तो उसका लेंथ बढ़ेगा, राइट। अच्छा, एक डेटा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है ना, मतलब जिस टेम्परेचर पे इसको बनाया, कैलिब्रेट करा गया इनिशियली कैलकुलेशन के लिए, देखो कोई भी लेंथ, कोई भी मेजरमेंट बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका कैलिब्रेटेड टेम्परेचर हम लोगों ने के पकड़ा है ठीक है। तो अगर हीट में आपको इधर कर रहा हूँ, हीट करने से क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो लेंथ इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इनिशियल लेंथ एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये आपको थर्मल फिनोमेना या थर्मल एक्सपेंशन के उधर पता होना चाहिए। ये अल्फा डेल टी है, क्या? अल्फा है इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, तो इसके लिए क्या टाइम भी बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पेंडुलम स्लो, है ना। अब इसका पूरा उल्टा कूल करने पे होगा। कूल करने पे क्या? सीधी बात, टेम्परेचर कमेगा, एल इफेक्टिव छोटा होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, और ये पेंडुलम फास्ट हो जाएगा ठीक है। बस अब छोटी छोटी फॉर्मूलेज और इक्वेशन से अब हम लोग खेलेंगे, बाकी मेन काम मतलब थ्योरी वाला काम हो गया इसका। 2 पाई रूट ओवर, देखो सारे मैंने ट्रेनियर फॉर्मेट पे रखे हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे रखे हैं, इसीलिए कि आप लोग इसको एज ए न्यूमेरिकल समझो, एज ए कंसेप्ट समझो, कोई थ्योरी या रटने के लिए नहीं, ठीक है ना। जी तो जी का सेम ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल 1 प्लस अल्फा डेल टी बाई जी, है ना। तो यहाँ से 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी को ऐसे बाहर निकाल लो, और 1 प्लस अल्फा डेल टी के माथे पे पावर पे हाफ लगा दो, इसका मतलब तो रूट ही होता है ना। तो अच्छा, ये टी न्यू या टी डैश, तो भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो लोग मैथ्स वाले हैं या बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टी नॉट या टी इनिशियल इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये आपका न्यू टाइम पीरियड आ गया। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये हाफ कहाँ से, अरे यार ये हाफ कहाँ से आ रहा है, थोड़ा मैथ्स ही पढ़ा देता हूँ। चलो, अगर 1 प्लस कोई चीज़ है इधर जिसके पावर में n है, तो उसको हम लोग 1 प्लस n वो वाला, मतलब मानो यहाँ पे x है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, और ये जो x है ना, ये वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। तो इसके पीछे हम लोग n लगा देते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स, वही हम लोगों ने इधर किया। देखो ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत 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 मतलब बहुत ही छोटा होता है, माइनस टू दी पावर 10 माइनस पे होता है कभी कभी। तो इसके पीछे इसलिए हाफ लगा दिया, देखो हाफ लगा दिया इधर, है ना तो ये आपका नया टाइम पीरियड आ गया। अब बोल दो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम बहुत आसान है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम पीरियड बाय इनिशियल टाइम पीरियड। तो ये क्या आ जाता है? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी कर गया, या फिर यहाँ से आप लोग पकड़ लो
ये आपका आ जाता है T/2 डेल्टा के, है ना, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम लॉस्ट और गेन पर सेकेंड। इसको डी मैं इसलिए लिखा, एल इफेक्टिव को ही मैंने इसको डी लिखा क्योंकि अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट है। इसको आप लोग L/2 डेल्टा के से भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल मैक्सिमम बुक्स में ये डी रहता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इधर ले लिया तो एल रखो, आपकी मर्जी है, मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो है बेसिक बात, ठीक है। और अगर किसी ने आपको पूछे कि परसेंटेज चेंज क्या है, तो ΔT/T0 इंटू 100 कर दो। इसका 100 करोगे मतलब 50 अल्फ़ा डेल्टा के। अच्छा, मैंने एक छोटा सा गलती इधर किया है जो कि मुझे अभी पता चला, ये अल्फ़ा हो रहा है ना इधर। भाई देखो, ΔT/T0, T0 यहाँ से नीचे आया, टी से टी डैश को माइनस करा तो ये कैंसिल हो जाता है। हाँ यार, यही तो हो रहा है। यहाँ से 1 चला गया तो α/2 इधर, α/2 डेल्टा टी, सॉरी माफ़ करना दोस्तों, α/2 डेल्टा के, ठीक। डेल्टा के मतलब कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहाँ पे टी मत लेना वरना टाइम पीरियड से आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बस ये तीनों मेन चीज़ें हैं। अब डायरेक्ट सवाल आएंगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, इसके पहले ये जो आर्ट सरफेस के ऊपर आर नीचे आर को बस छोटा सा एक चीज़ में साइड में बॉक्स बना के बता देता हूँ। बस कुछ नहीं, डिवीजन ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। मान भाई ये तेरा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्थ लिख दिया। तो अर्थ के ऊपर h डिस्टेंस पे g का वैल्यू अलग होगा, g एट हाइट लिख देता हूँ। और सरफेस पे तो आपको सबको पता होना चाहिए, g एट सरफेस। g एट सरफेस का मैं फार्मूला नीचे लिख दूंगा, g एट सरफेस। तो सारे के सारे इधर ही मैं ड्रॉट डाउन कर देता हूँ, पहले डायग्रामेटिकली समझा दूँ। और सरफेस से नीचे एक डेप्थ d, तो इस जगह पे होगा g एट डेप्थ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, पर वो अभी इस चैप्टर में मतलब पेंडुलम वाले सवाल में से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो g एट हाइट, अच्छा पहले g एट सरफेस देख लो। ये है g मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। या अर्थ नहीं, अगर आप किसी प्लैनेट के लिए ले रहे हो इंडिविजुअल टर्म्स में, प्लैनेट के लिए मास ऑफ द प्लैनेट ले लेना, ठीक है। g एट हाइट h, इसको हम लोग लेंगे g एट सरफेस, मतलब ये वाला, इंटू r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। इसका और एक वैल्यू फॉर्म है 1 माइनस 2h बाई r। ये तब भी पॉसिबल है जब h इज़ वेरी 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 स्मॉल फ्रॉम r। और g एट सरफेस, सॉरी g एट डेप्थ होगा g एट सरफेस इंटू 1 माइनस t बाई r। ये तीनों चीज़ें आपको
अच्छे तरीके से याद रखनी होंगी। जैसे कि मैंने बताया ग्राफ ऐसा है जी के साथ हाइट का या डेप्थ का, ठीक है। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अबव द अर्थ सरफेस, मतलब r ऊपर, अबव द अर्थ सरफेस मतलब ये g हाइट वाला केस है और हाइट यहाँ पे r के साथ बराबर है ना। तो g एट हाइट है g एट सरफेस इंटू r बाई r प्लस एच की जगह r बिठाओगे, है ना। r बाई आर प्लस एच अबव द अर्थ सरफेस बोला है, तो ये हाफ, तो ये कितना आ जाता है जी एस मतलब जी एट सरफेस बाई 4। ये आपका नया जी इफेक्टिव आ गया, राइट। तो यहाँ से टी इनिशियल क्या था, टी नॉट लिख देता हूँ, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, यही था ना। तो टी डैश मतलब नया टी 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 एल बाई जी कर दो। ये किसके साथ बराबर है, ये 4 एल मतलब ये रूट 4 इंटू टी नॉट, है ना। देखो एल बाई जी इधर 2 पाई तो 2 टी नॉट मतलब टी डैश एट एच इक्वल्स टू आर इज ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। बहुत आसान था। चलो अगला, बस अब हाइट के जगह इसने क्या पूछ लिया, डेप्थ पूछ लिया। तो जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर, तो जी एट सरफेस 1 माइनस 1, है ना। आर बाई आर कट जाएगा तो ये 0 हो जाता है। हाँ भाई, अब जी इफेक्टिव 0 मतलब क्या, 2 पाई टी डैश लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एल बाई 0, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी की तरफ अगर टेंड करेगा मतलब क्या, तो मैंने आपको बता दिया था बहुत पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में, नो ऑसिलेशन, है ना। देखो भाई, और आर बिलो द अर्थ सरफेस मतलब कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है, अर्थ के सेंटर में क्या, पेंडुलम नेवर ऑसिलेट्स, ठीक है। अगला, ये क्या कह रहा है भाई, एक प्लेनेट था जिसका मास एम और आर था, उस पर टाइम पीरियड इसका टी था, और एक प्लेनेट है जिसका है 2m और 2r, टाइम पीरियड इसका टी डैश। पेंडुलम का कुछ चेंज उतना है नहीं, एल और एल, एम और एम का ही बॉब है और लेंथ है ना। तो इसके लिए भाई सिंपल नॉर्मल कंडीशंस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव वही जी एम बाई आर स्क्वायर, तो टाइम पीरियड भी 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, है ना। पर इसके लिए जी मास इसका 2m है, आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, तो जी एम बाई 2r स्क्वायर, है ना। इधर 2 कट जाता है और एक स्क्वायर बच मतलब 1 2 बच जाता है, तो ये आपका आ जाएगा जी बाई 4, सॉरी गलत, जी बाई 2, क्योंकि यहाँ जी एम ब्यास का जी बाई 2, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी बाई 2, तो जी बाई 2 को ना लिख के ऊपर उठ जाएगा ये 2, तो ये रूट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टी, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला।
अब भाई मज़ा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे टाइम मास ऑफ द प्लैनेट के जगह इसने क्या दे दिया, डेंसिटी दे दिया। अब इसको बहुत ध्यान से पेशेंस से सॉल्व करना, वरना गलत हो सकता है भाई, क्योंकि अब पहले बता रहा हूँ आपको। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव एज यूजुअल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे कंडीशन तो सेम ही है। ये है जी एम बाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत यहाँ आता है, मास है कहाँ, मास टर्म तो है ही नहीं भाई। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ये आपको पता है। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम एक स्फीयर के लिए क्या होता है, 4/3 पाई उसका रेडियस का क्यूब। अब आप लोग जो बुद्धिमान बच्चे हैं समझ गए होंगे, ये है जी। 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो बाई आर का स्क्वायर, है ना। तो ये आर स्क्वायर और आर क्यूब का इधर ये चला गया, तो ये आता है 4/3 पाई जी आर रो, है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई 4/3 पाई जी आर रो। अब इसके लिए निकालो जी इफेक्टिव, ध्यान से, हाँ जी। अब मास देख, 4/3 पाई आर, यहाँ पे r/2 है, आर स्क्वायर 2 का सॉरी आर क्यूब होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, है ना। और रो की जगह इधर 2 रो है। समझ रहे हो यार, कॉम्प्लेक्सिटी समझो प्रॉब्लम का। पर हम लोग इसको सिंपल तरीके से करेंगे। देख आर स्क्वायर और ये चला गया, 4×2 = 8, ये चला गया, 2 ये चला गया, तो जी पाई आर रो बाई 3, ठीक है। ये आ रहा है आपका दूसरा जी इफेक्टिव। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई होगी कि जी, ये वाला जी इफेक्टिव, अच्छा मैंने एक छोटा सा गलती यहाँ पे किया है। ये आर तो प्लैनेट का ही आ रहा है ना, तो ये r/2 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका आ रहा है 4, अच्छा एक 3 इधर बच जाएगा, 4/3 पाई जी आर रो, मतलब सेम ही आ रहा है इसके जैसा, है ना। तो अगर जी इफेक्टिव सेम आ रहा है तो T0 इज इक्वल्स टू टी न्यू, मतलब दोनों टाइम बराबर होंगे, मतलब दोनों केसेस में ही टाइम पीरियड सेम हो गए। अच्छा ये टी डैश था, T0, है ना। चलो इसका कैलकुलेशन देख लो, ये 4/3 पाई, देखो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4, नीचे r जैसा है रहने दो, ये 3 नीचे आ जाएगा, इधर r का क्यूब जैसे है वैसे रहने दो, इधर 8 नीचे आ जाएगा, इधर 2 रो रह जाएगा, है ना। तो ये गया r, ये 4×2 = 8, ये गया, तो 4/3 पाई आर रो, ठीक है। अगला बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती, मतलब गलती नहीं, लैंग्वेज में ट्विस्ट है। यहाँ पे बोला है T@ r/2 फ्रॉम द सेंटर, r/2 फ्रॉम द सेंटर मतलब डेप्थ इसने दे दिया r/2। देख भाई टोटल रेडियस r है, सेंटर से r/2 जाएगा तो सरफेस से डेप्थ नीचे आ रहा है, तो r/2 ही होगा ना ये। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी एट सरफेस 1 - d/r, d/r मतलब यहाँ पे r/2r, तो ये गया r गया, तो ये g सरफेस बाई 2 हो जाता है, मतलब r/2 डिस्टेंस सरफेस से r/2 डिस्टेंस के नीचे g इफेक्टिव g सरफेस का आधा होता है ना। तो आप टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लें, 2 पाई रूट ओवर
एल बाई जी सरफेस बाई 2, तो 2 ऊपर गया, तो ये √2 टाइम्स टी नॉट हो जाएगा इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, इस ऐसा केस किसी यहाँ पे भी आया था शायद, √2 का किसी एक पे था, नहीं ये तो ट्वाइस। चलो मतलब बेसिक सबको समझ में आई होंगी। अब यहाँ से बस कुछ नहीं, मैं तो ऐसे इसको टी ऐसे टी डैश रो ऐसे लेकर कर रहा हूँ। जब सवाल आएंगे अगर ऐसे भी आ सकते हैं, वैसे नहीं है कि टर्म से नहीं आएंगे। अगर आया डेटा से आया तो डेटा से भी सेम तरीके से करना है, लास्ट में जाके वैल्यू पुट कर देना है और आंसर निकालना है। अब भाई ये थोड़ा हटके है और थोड़ा एडवांस भी है। मेंस और नीट में ऐसे सवाल हम लोगों ने कम ही देखे हैं। ये है इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड वेरिएशन, जी इफेक्टिव सॉरी एल इफेक्टिव का इलास्टिसिटी के ऊपर। अब इलास्टिसिटी है क्या, देख बॉब का मास m है, ये इस धागा पे लगा है इसलिए धागा थोड़ा सा खींच गया, वो खींच जाता है ना इलास्टिक मटेरियल। वो इलास्टिक मतलब कि रबर इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा इलास्टिसिटी भी होता है, मतलब रॉड आयरन रॉड भी इलास्टिक होता है पर खींचता है, थोड़ा सा भी हो तो खींचता है। कुछ बेसिक्स मैं आपको इधर बता देता हूँ। इलास्टिक मॉड्यूलस, इसको हम लोग गामा या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस है फोर्स पर एरिया और स्ट्रेन है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेल एल बाई एल, तो एल ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो फोर्स इधर क्या लग रहा है भाई, एम जी एल बाई ए डेल एल, है ना। और ये देखो डेल एल बाहर निकल के आ गया, मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ इफेक्टिव का कुछ तो गड़बड़ है। एम जी एल बाई ए और इधर यंग्स मॉड्यूलस आ गया, है ना। अच्छा ये है बेसिक फंडा। तो देख लो यार, टी न्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एल इफेक्टिव, मतलब एल प्लस डेल एल, जो खींचा है उसके लिए जो डेल एल है बचा इधर वो खींचा है, और क्या। तो इसको आप सॉल्व कर देते हैं, 2 पाई रूट ओवर एल प्लस एम जी एल बाई ए वाई, ये सारे के सारे ऐसे होंगे, एल ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि इधर एल है, बाई जी, है ना। अब 2 पाई रूट ओवर, देखो जी को जी मतलब जी एल प्लस एम जी एल वाई ए वाई को जी से डिवाइड कर दो, एक एक टर्म अलग अलग उठा के, मतलब कुछ ऐसे करोगे तो फिर ये भी रूट के अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी एल बाई ए वाई जी हाफ, यहाँ पे जी गया। तो देखो ये इनिशियल टाइम पीरियड आ गया, मतलब जो टी नॉट है हमारा नॉर्मल जो, अरे यार नॉर्मल जो टी टाइम पीरियड है, ये रूट सही से नहीं बन रहा है, तो टी न्यू इज इक्वल्स टू टी नॉट एम एल बाई ए वाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक 1 प्लस होगा ना, कॉमन लिया है हम लोगों ने, एल को कॉमन लिया है, एल को यहाँ पे कॉमन लेकर बाहर निकाले है ना, तो 1 प्लस, है ना, ऐसे होगा 1 प्लस एम एल बाई ए वाई टू दी पावर हाफ। तो फिर से वो बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल लगाने के बाद टी न्यू इज इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस ये हाफ इधर आ जाएगा, फिर से ये छोटा है, मैंने क्या कहा यंग्स मॉड्यूलस छोटा होगा, हाफ
ml बाई ay, ml बाई 2ay। ठीक है, ये आपका आ गया नया टाइम पीरियड इलास्टिसिटी के इफेक्ट के वजह से। ठीक है ना। तो वही देखो, अब इधर फ्रैक्शनल चेंज, इधर लिख देता हूँ फ्रैक्शनल चेंज, तो दिख ही रहा है इधर से, यही फ्रैक्शनल चेंज है। फ्रैक्शनल मतलब कुछ नहीं, डेल्टा टी बाई टी इनिशियल, तो वो तो यही है, ये आ जाएगा ml बाई 2ay। और परसेंटेज चेंज अगर करना है तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 50 आ जाएगा, 50 ml बाई ay। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगर नहीं याद रहा तो डिराइव कर लेना एग्ज़ाम हॉल में, याद रहे तो थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी गलत याद रखोगे तो फॉर्मूला गलत लगा दोगे तो वैल्यू गलत हो जाएगा, मैनिपुलेटिव हो जाएगा डेटा, तो आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शंस मैच नहीं होंगे। तो इसलिए अगर नहीं याद रहा है, 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिख कर याद आ जाएगा। पर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो बाई फंडामेंटल्स। जैसे हम लोग फंडामेंटल से इतना करें स्टेप्स, जब कर अभी मैं आपको बोल कर समझा, इससे टाइम लगा, खुद जब करोगे तो इससे कम टाइम लगेगा। 2-3 बार डिराइव कर लेना ये चीज़ों को तो आसान हो जाएगा। इतना गंदा तो दिख रहा है फॉर्मूला, पता है, लेकिन गो बाई फंडामेंटल अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। चलो भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जब L इनफाइनाइट हो, मैं इसको आप एक बेसिक फॉर्म देता हूँ। ठीक है, ये काम उतना आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जनरल टी है, टी जनरल, ये बस एक इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है और फिट नहीं होंगे इस लेक्चर में, क्योंकि कंटेंट और है, कुछ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। 1/L प्लस 1/R। देखो, अब गेम देखना, ठीक है भाई। जो पेंडुलम का नॉर्मल धागा है, ये तो अर्थ का रेडियस से तो बहुत छोटा है, ये सारे अर्थ का रेडियस है, इससे तो बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा है भाई। अर्थ का कितना 6400 किलोमीटर है, पर लेंथ का 1-2 मीटर मान लो, कि ये 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर जितना भी हो, 6400 किलोमीटर से तो कम है बहुत। तो जब L बहुत R से छोटा होगा तब 1/R टेंड्स टू 0, है ना। 1/6400 भाई टेंड्स टू 0, इट्स नॉट इक्वल टू 0 बट टेंड्स टू 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाता है तो यहाँ से देखो ना भाई, टाइम पीरियड 2π नीचे √g इंटू 1/L प्लस 0, तो यहाँ पे √g/L, तो 2π √g/L को ऐसे L/g लिखोगे जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखोगे इसके साथ। तो देखो, यही तो हम लोगों ने डिराइव किया था, 2π √L/g, समझा। ये है थोड़ा ट्रिक, नहीं भाई, ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में इक्वेशन, तो इससे भी आप लोग कर सकते हो डिराइव। इससे कभी भी मत करना, अगर स्कूल में पूछे डेरिवेशन तो वो एंगुलर एसेजम वाला उस मेथड से जाना, I⍵² थीटा यहाँ से जाना। वरना अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब याद रखने के लिए दिक्कत है, ये वाला कंसेप्ट, तो आप सिर्फ इसको याद रखना, यहाँ से आप यहाँ से आराम से जा सकते हो। ठीक है, अब है L ग्रेटर देन R, जो एक हाइपोथेटिकल मतलब पूरी थियोरेटिकल है, ये असली में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 6400 किलोमीटर का धागा बनाए और उसका पेंडुलम चढ़ा दे। ये बहुत मतलब अनरियलिस्टिक लगता है सुनने के लिए, लेकिन फिर भी इक्वेशन हमें देखने के लिए 2π √g to 1/L प्लस, मतलब यहाँ पे 1/L 0 की तरफ टेंड करेगा तो 0 प्लस 1/R कर दो, तो √g/R, तो यहाँ से एक लिख लो 2π √g
G/R। ये दोनों इक्वेशन डायरेक्ट याद रखोगे तब भी चलेगा, ये तो याद रहना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्म है पेंडुलम का, बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। फिर ये अगर लेंथ बड़ा हो रेडियस से, जो कि एक हाइपोथेटिकल है, और ये मैं आपको बस डेटा अप्रॉक्स बता देता हूँ, ये आता है 84.3 सेकेंड से, सॉरी सेकेंड नहीं मिनट से, मतलब मानो 1 घंटा से ऑसिलेट, 1 घंटे से ज़्यादा ऑसिलेट करेगा 84.6 मिनट तक, ठीक है। ये इसका रेंज है। अब हम लोग जितना सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग करें, उन सारे कंसेप्ट्स को मैंने निचोड़ के एक शीट में दे दिया। समरी कॉर्नर देख लो, सारे के सारे चीज़ें हैं। L/G इफेक्टिव या L/G इफेक्टिव देख लो। स्मॉल थीटा के लिए सस्पेंशन एंड COM ऑफ द बॉब, यही हिंज लिखा था मैंने, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम चल रहा है तो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो G इफेक्टिव ये होगा, G इफेक्टिव नीचे आएगा तो ये होगा। लिक्विड वाले फ्लूइड में ये होगा, G इफेक्टिव अगर ये बड़ा है, बॉब का डेंसिटी बड़ा है, इससे छोटा है तो ये वाला चीज़। ग्रेविटेशन का केस में G एट सरफेस ये Gm/r², ये हाइट का, ये डेंसिटी का ये, ठीक है। जो वाला घूम रहा था सर्कुलर मोशन में, वो ये वाला G इफेक्टिव इसका ये होगा, जो कि हम लोगों ने डिराइव भी करा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे G इफेक्टिव सिर्फ cos थीटा होगा क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, है ना। फ्री फॉल के लिए G - G 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई ऑसिलेशन होगा नहीं। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो फिर भी G इफेक्टिव √G² + A² ऐसे होगा, है ना। थर्मल के लिए सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिख दिया। थर्मल एक्सपेंशन के जो केस हैं, T0 = 1 + α/2 del K, टाइम लॉस्ट और गेन इन 1 सेकेंड, मतलब फ्रैक्शनल चेंज, वो भी लिख दिया। इलास्टिसिटी का केस में जो है टाइम पीरियड, वो भी लिख दिया, फ्रैक्शनल चेंज वाला चीज़, ये वाला टाइम T0 के साथ रिलेशन। वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो टाइम भी बढ़ेगा तो स्लो हो जाएगा, उसका उल्टा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने को मिलेगी। पूरा का पूरा आज का जितना भी हम लोग, ये 20 नंबर स्लाइड है, मतलब 19th स्लाइड तक जितना भी है, सारे के सारे कंसेप्ट एक पेज में लिखा हुआ है। लेंथ इनफाइनाइट हो तो ये वाला इक्वेशन, बस अभी इसी स्लाइड में पढ़े हो तो ये वाला चीज़, ठीक है। ये कैसे आया है, 2π√L/G कैसे आया, उसका उस डेरिवेशन का एक छोटा सा वो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया। फ्लूइड कम्स आउट फ्रॉम द बॉब, ये एडवांस वाला सवाल, लेकिन ये थ्योरी में पूछते हैं तो वो भी लिख दिया, ठीक है। तो चलो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अगर किसी भी क्वेरीज हो, एडमिशन लेना हो आपको, या फिर इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। CBSE ICSE वेस्ट बंगाल हम लोग तीनों पढ़ते हैं, सेपरेटेड बैचेज़ हैं और बहुत आइसोलेटेड बैचेज़ हैं। पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगी। 10th बोर्ड्स क्लास 9 भी हम लोग चलता है, और JEE + नीट का फाउंडेशन भी चलता है। हम लोग का वेबसाइट ये है www.dopamintutorials.com, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी वीडियो का, इस लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ योर संप्रीत भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।